Wish you a very good morning, students. Today, we are going to begin a new topic. And I think this is the most important topic of any paper of English. Comprehension. Comprehension एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक क्लास के इंग्लिश के एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है, आइदर फॉर 4, 5 और 6 मार्क्स। इस बार तो कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि रीडिंग सेक्शन में से क्लास 10+1 और 10+2 के एग्जाम में से नोट मेकिंग के टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। इसलिए ऐसा लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड 2 टॉपिक आपको दिए जाएंगे ताकि रीडिंग सेक्शन के मार्क्स का सिलेबस पूरा हो सके। सो कॉम्प्रिहेंशन बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट particularly in this session. Although the topic of comprehension is very much important for every student of English, for every class. कोई भी बोर्ड, नॉन बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। इसलिए इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है। आइए हम जानते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है, किस प्रकार से हम कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन को सोल्व करते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, किस प्रकार से हमें उस पैसेज को पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से हमें पीछे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने चाहिए। What do you mean by comprehension? इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए comprehension is known as the backbone of examination. किसी भी परीक्षा की रीढ़ की हड्डी होती है comprehension. आप कोई भी पेपर देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 comprehension से रिलेटेड ही मिलेगा। What do you mean by comprehension? comprehension जो वर्ड है, जो कि एक नाउन है, इसका ओरिजिन है, इसकी वर्ब है comprehend. What do you mean by comprehend? Comprehend means to understand. To understand whatever you read or to understand what you have listened to. To understand what you read or listen to is known as comprehension. Comprehension is a skill. Comprehension is a reading skill. Comprehension is the ability to understand whatever you have read or listened to. आपने जो भी कुछ पढ़ा उसको कितनी समझ के साथ आप पढ़ पाए, उसको पढ़कर आप कितना समझ पाए, क्या आप उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो निसंदेह आपको उस पैसेज की समझ है। यद्यपि हमारे एग्जाम्स में बहुत तरीके के पैसेजेस पूछे जाते हैं, फिर भी आइए हम कुछ पैसेजेस के टाइप्स पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, थोड़ा सा समझें कि किस किस प्रकार के पैसेजेस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि प्रत्येक एग्जामिनेशन में कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो इंटरनल चॉइस के साथ दिया जाता है। आपको विद इंटरनल चॉइस अर्थात 2 पैसेज दिए जाते हैं, जिनमें से कोई एक पैसेज आपको करना होता है। हो सकता है उन दोनों पैसेज में से एक पैसेज का डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा सा अंतर हो। उसके लिए आपको सबसे पहले यह डिसाइड भी करना है कि हमें कौन सा पैसेज अटेम्प्ट करना है, आइदर फर्स्ट और सेकंड, करना एक ही है। और के साथ जो दिया हुआ है उसमें से कोई एक पैसेज आपको करना होता है। कई बार देखने में आया है कि बच्चे दोनों पैसेजेस अटेम्प्ट कर देते हैं, और वाले दोनों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिस इज जस्ट द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। केवल मार्क्स आपको एक ही पैसेज के मिल रहे हैं, तो फिर हम डिसाइड करें कि हमें करना कौन सा पैसेज है। कैसे डिसाइड करेंगे?
यह भी आज हम डिस्कस करेंगे। और ऊपर स्टेटमेंट में लिखा होता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए इस पैसेज को ध्यान से पढ़ते हुए या पढ़कर। आइए हम सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने का मतलब क्या है। ये रीडिंग सेक्शन अर्थात सेक्शन ए का क्वेश्चन है, जिसमें रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है। दूसरा, ये कॉन्टेक्चुअल रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, अर्थात उस स्पेसिफिक पैसेज में राइटर ने जो कुछ भी लिखा है उस राइटर का जो ओपिनियन है दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। उसी से रिलेटेड आंसर्स आपको देने हैं, कॉन्टेक्चुअल आंसर्स आपको देने हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम उस राइटर के ओपिनियन से सहमत नहीं हैं, हमारा भी अपना एक ओपिनियन है, हम उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर अपने ओपिनियन के अनुसार भी दे सकते हैं। और ह्यूमन टेंडेंसी ये रहती है कि हम अपने विचार लिखें, परंतु यहां कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में हम अपने ओपिनियंस नहीं लिख सकते। और ओन ओपिनियंस और ओन अंडरस्टैंडिंग हैज नो इंपॉर्टेंस। हमें केवल और केवल राइटर के ओपिनियन के अनुसार ही कॉन्टेक्चुअल आंसर्स देने होते हैं। दूसरा, बिकॉज दिस इज द इंटरैक्शन बिटवीन द रीडर एंड द टेक्स्ट गिवन इन द पेपर। रीड कॉम्प्रिहेंशन रीडर और टेक्स्ट के बीच का इंटरैक्शन है। उस टेक्स्ट से हमने क्या समझा दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट वी नो ऑलरेडी। हो सकता है हम राइटर से सहमत ना हो, उसके ओपिनियन के साथ हम ना जा पाएं, बट हियर वी हैव टू गेन मार्क्स इन द पैसेज, इन द आंसर सीट। उसके लिए वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन आफ्टर द पैसेज डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्चुअल रीडिंग। आइए अब हम जानते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ पैसेजेस आर। हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कोई फैक्चुअल पैसेज दिया हुआ हो, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है फैक्ट, अर्थात कुछ फैक्ट्स, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी हुई हो सकती हैं। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डेटाबेस, कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई पैसेज हो सकता है जिसमें कोई इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पैसेज हो सकता है। डिस्क्रिप्शन, किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इवेंट को डिस्क्राइब किया हुआ हो सकता है, या फिर कोई रिपोर्ट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन और बेस्ड ऑन एनी इवेंट। ऐसे पैसेजेस को जिनमें इंस्ट्रक्शन, डिस्क्रिप्शन या रिपोर्ट्स होती हैं उन्हें हम फैक्चुअल पैसेजेस कहते हैं। सेकंड इज डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस, इसमें हमने कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करना होता है या कुछ ना कुछ ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल ओपिनियंस, राइटर के अपने ऑथर के अपने खुद के ओपिनियंस हो सकते हैं। आर्गुमेंटेटिव, हो सकता है कोई एडिटोरियल आर्टिकल हमें दे दिया जाए पैसेज के रूप में, जहां पर हीटेड और कंट्रोवर्शियल आर्गुमेंटेशंस हो सकते हैं, या फिर वो आर्टिकल, वो पैसेज पर्सुएसिव हो सकता है जो रीडर को कुछ ना कुछ सोचने के लिए पर्सुएड करता है। पर्सुएसिव आर्टिकल भी हो सकता है। इस तरीके के डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस हो सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज लिटरेरी पैसेज। हो सकता है वो पैसेज कोई पीस ऑफ लिटरेचर हो। फॉर एग्जाम्पल वो पैसेज एक एक्सट्रैक्ट हो सकता है, इट माइट बी एन एक्सट्रैक्ट from a fiction, a drama, an essay, a poetry, or any biography or autobiography. इससे संबंधित, इनसे लिया गया पैसेज लिटरेरी पैसेज हो सकता है। लिटरेरी पैसेज इस प्रकार से में से कोई ना कोई एक पैसेज आपको अवश्य मिलता है जहां और दिया होता है। हो सकता है
एक फैक्चुअल पैसेज हो, दूसरा लिटरेरी हो, एक लिटरेरी हो, दूसरा डिस्क्रिप्टिव पैसेज हो, या फिर एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज हो या एक फैक्चुअल पैसेज हो। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के पैसेजेस आपको दे दिए जाते हैं। यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको उसके नीचे दिए गए आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। आइए अब हम डिस्कस करें कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस इन पैसेजेस पर बेस्ड आपसे पूछे जा सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, जी हां, कॉम्प्रिहेंशन इज द बैकबोन ऑफ एग्जामिनेशंस। नाउ हाउ कैन वी आंसर ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली? क्या क्या हमें करना होगा और क्या क्या हमें नहीं करना होगा, आइए हम डिस्कस करें कुछ पॉइंट्स के थ्रू। व्हाट आर द डूज while reading a comprehension passage? Read the passage thoroughly and carefully. आपको पूरा पैसेज ध्यान से पढ़ना है। कोई भी, चाहे वो कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, फर्स्ट रीडिंग में पैसेज को 100% कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। मैं भी नहीं, कोई और भी नहीं। इसलिए यदि आपको फर्स्ट रीडिंग में पैसेज से कुछ समझ नहीं आता है या थोड़ा बहुत समझ आता है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिकॉज ए पैसेज रिक्वायर्स 2 to 3 रीडिंग्स फॉर ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थीम और द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द पैसेज। सेकेंड, all the points of the passage are not required to understand, because क्वेश्चंस के आंसर देते समय हमें पूरे पैसेज की कोई आवश्यकता नहीं होती। वी रिक्वायर ओनली द वैल्यू पॉइंट्स, ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओनली द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। इसलिए यदि आपको उस पैसेज में से बहुत कम समझ आता है तो भी आप सभी क्वेश्चंस का आंसर सही सही दे सकते हैं। आइए हम बात करें नेक्स्ट, स्किम और डिकोड द मेन आइडिया और थीम ऑफ द पैसेज। जब आप उस पैसेज को एक बार या 2 बार या 3 बार पढ़ेंगे, अब यदि मैं आपको यह कहूं कि किसी भी पैसेज को पीछे दिए गए क्वेश्चंस के सही आंसर देने के लिए पहला काम क्या करना है? रीड द पैसेज। सेकंड, रीड द पैसेज। एंड द थर्ड, रीड द पैसेज अगेन। 3 रीडिंग में आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स 100% समझ आ जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ ना आए। सो यू हैव टू रीड द पैसेज thoroughly and carefully 2 to 3 times. Then you will be able to skim or decode the main idea of the passage or general idea of the passage or theme of the passage. यहां पर कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन भी इस थीम या टाइटल से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। अक्सर किसी भी पैसेज का टाइटल उसकी फर्स्ट 2-3 लाइंस में दिया होता है। आप वहीं से उस पैसेज का थीम, उस पैसेज का टाइटल, व्हाट इज द पैसेज रिटन अबाउट, ये पता कर सकते हैं और वहां से आप अपना टाइटल ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज आइडेंटिफाई द की फ्रेजेस और वैल्यू पॉइंट्स। जब आप उसको फर्स्ट या सेकंड रीडिंग में पढ़ रहे होते हैं तो यू विल गो थ्रू सम वैल्यू पॉइंट्स और सम की वर्ड्स और फ्रेजेस। आपको जैसे ही वो की फ्रेजेस या की वर्ड्स या वैल्यू पॉइंट्स मिलें, दिखें, अंडरलाइन देम, उनको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस के आंसर्स देते समय आपके काम आएंगे। फोर्थ पॉइंट, जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू विल गो थ्रू सर्टेन वर्ड्स यू डोंट अंडरस्टैंड। कुछ ऐसे नए वर्ड्स, नए फ्रेजेस आपके सामने अवश्य आएंगे जिनका मीनिंग आपको नहीं पता। यदि मैं पढ़ूं तो मेरे सामने भी आएंगे।
इसलिए डोंट पैनिक अबाउट द न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम वर्ड या फ्रेज का मीनिंग नहीं जानते, परंतु उसके पहले और उसके आगे वाले सेंटेंसेस, फ्रेजेस के आधार पर हम एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं। आप उसके आगे वाले और उसके पीछे वाले सेंटेंसेस को 2 बार पढ़ेंगे तो यू विल हैव एन आइडिया, you will get an idea about the meaning of that new word or phrase. So, need not to be panicked. Next is try to make out their meanings from the context or from the preceded sentences or the followed sentences. यदि उसके पश्चात भी आपको लगता है कि इसका मीनिंग मुझे समझ नहीं आया, तो भी कोई परेशानी नहीं है। You will be able to answer the question with correct order. Next is read the questions one by one. Now you have made 2 or 3 readings. You have read the passage twice or thrice. You have got the general idea of the passage, and you have underlined the key points, keywords or value points of the passage. Now, next is read the questions one by one. Questions को जो उसके नीचे दिए गए हैं एक एक करके पढ़िए and try to identify the answers, और उनके आंसर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए from the passage। कैसे करेंगे कोशिश? With the help of these key phrases, these value points और these keywords। कई बार एक पर्टिकुलर कीवर्ड होता है, किसी क्वेश्चन में मिलेगा और वहां पैसेज में भी मिलेगा। आप उस कीवर्ड की लोकेशन से उस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट द आंसर्स इन फुल सेंटेंसेस। 4 या 5 मार्क्स का यह पैसेज होता है। आपको उसका आंसर विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स राइट द आंसर इन फुल सेंटेंस। हमें सिंगल वर्ड में आंसर नहीं देना है, फुल सेंटेंस में आंसर देना है। उन सेंटेंसेस को इतना लेंथी भी नहीं लिखना है, लेंथी आंसर्स नहीं होनी चाहिए, और सिंपल लैंग्वेज ऑफ योर ओन। डोंट ट्राई टू कॉपी द सेंटेंसेस एज गिवन इन द पैसेज एग्जैक्टली। जिस प्रकार से वो सेंटेंसेस आपके पैसेज में दिए गए हैं वहां से उठाकर एज इट इज कॉपी नहीं करना है। इफ रिक्वायर्ड देन यू मे कॉपी, बट डोंट ट्राई टू कॉपी द सेंटेंसेस एज इट इज ऑलवेज। हमेशा ऐसा नहीं करना है। कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, वो तो आपको कॉपी करने ही होंगे, बट ट्राई टू यूज योर ओन लैंग्वेज। आप अपनी लैंग्वेज का यूज करें। इस प्रकार से आप दिए गए क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। आगे हम कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे जिससे हमें कॉम्प्रिहेंशन के सॉल्यूशन में मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, आंसर, योर आंसर शुड बी टू द पॉइंट। आंसर शुड बी टू द पॉइंट and relevant. No additional information is required for the questions that follow the comprehension passage. आपको कोई अतिरिक्त जानकारी उसमें नहीं देनी है, केवल टू द पॉइंट और रेलिवेंट आंसर ही आपको लिखना है। इररेलिवेंट आंसर और इलेबोरेटेड आंसर, आंसर्स हैविंग एडिशनल इंफॉर्मेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। उनकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि अगर आप एडिशनल जानकारी आंसर में डालते हैं तो उससे यह पता लगता है दैट यू डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर। इसलिए ऑलवेज आंसर द क्वेश्चंस टू द पॉइंट हैविंग रेलिवेंस। नेक्स्ट इज वोकैबुलरी क्वेश्चंस। प्रत्येक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के नीचे एक लास्ट क्वेश्चन वोकैबुलरी से रिलेटेड अवश्य पूछा जाता है। उसमें
क्या क्या पूछा जा सकता है? आपसे किसी वर्ड का सिनोनिम पूछा जा सकता है, किसी वर्ड का मीनिंग पूछा जा सकता है, या फिर किसी वर्ड का एंटोनिम भी पूछा जा सकता है। यूजुअली you are asked to find out the word from the passage having the same meaning of this word, this specific word, or find the word from the passage having the opposite meaning of this specific word. इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। synonyms means closest in meaning or same in meaning, and you may be asked write the antonym of the word or find the word opposite in meaning. In this way, you are asked vocabulary based questions. To find out the answer to this question needs one more reading of the passage. If you want to know, if you want to find out, if you want to answer this vocabulary question correctly, browse through the passage again. Browse through the passage again and try to make out the required and relevant word having the same meaning or having the opposite meaning as per the question. इस प्रकार से हम दोबारा से हमें एक बार पैसेज में जाना पड़ेगा और वहां से उस वर्ड को हमें फाइंड आउट करना होगा। इस प्रकार से आप वोकैबुलरी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यहां पर वोकैबुलरी क्वेश्चन का आंसर देते समय एक और बात का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना होगा, और वो ये, while answering to the vocabulary questions use same parts of speech and the same form of verb. इससे भी हमें हमारा एंटोनिम या सिनोनिम ढूंढने में बड़ी आसानी हो जाती है। मान लीजिए आपसे कोई सिनोनिम या एंटोनिम पूछा गया है और वो वर्ड नाउन है, तो आपको पैसेज में नाउन ही मिलेगा। आप किसी नाउन का सिनोनिम एडवर्ब में या एडजेक्टिव में नहीं दे सकते। अगर आपसे जो वर्ड पूछा गया है वो एडजेक्टिव है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द एडजेक्टिव, either synonym or having opposite meaning. If it is an adverb, then identify or find out the adverb only. इससे हमें बहुत ही आसानी हो जाती है उस वर्ड को सर्च करने में, फाइंड आउट करने में। इसके अलावा वो वर्ड एक वर्ब हो सकता है, या वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, या फिर आईएनजी लगा हुआ वर्ड हो सकता है। Then you have to answer the word, find out the word having the same form of verb. ed, find ed word having ed, or if there is ing at the end of the word, then find the word having ing at the end of the word. In this way, you can answer all the questions based on the context or based on the passage. Either they are direct questions, or they are factual questions, or they are inferential questions, or they may be vocabulary questions. Find out all the answers from the passage and answer them correctly. अब हम डिस्कस करेंगे कि आपको किसी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के पीछे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देते समय क्या क्या नहीं करना है। What are the don'ts to be followed? आइए अब हम चर्चा करते हैं डोंट्स पर। किसी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के क्वेश्चंस का आंसर देते समय या पैसेज को रीडिंग करते समय हमें क्या क्या नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट डिवाइड द पैसेज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कई बार कुछ बच्चे जिनकी रीडिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, वो पूरे पैसेज को, मान लीजिए उसके नीचे 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उस पैसेज में 15 लाइंस हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन के नीचे फर्स्ट 3 लाइंस, सेकंड के नीचे नेक्स्ट 3 लाइंस, लास्ट के नीचे लास्ट 3 लाइंस, इस प्रकार से लिख देते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। हो सकता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर
पैसेज के बिल्कुल मिडल में हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पैसेज के बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ हो, या हो सकता है आपसे वोकैबुलरी में एक सिंगल वर्ड आंसर पूछा है और वहां आप 2 या 3 लाइनें लिख देते हैं, जो कि कॉम्प्रिहेंशन की रेलेवेंस को प्रदर्शित नहीं करता। आपको इस तरीके की तकनीक बिल्कुल नहीं अपनानी है। डोंट डिवाइड द पैसेज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट फॉलो। सेकंड इज अवॉइड लेंथी आंसर्स। ऑलवेज आंसर टू द पॉइंट। अवॉइड लेंथी आंसर्स। आपको 3-3, 4-4 लाइंस के आंसर नहीं देने हैं। किसी भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में मैक्सिमम 1 लॉन्ग सेंटेंस और 2 शॉर्ट सेंटेंसेस में आपका आंसर आ जाता है। सो अवॉइड लेंथी आंसर्स। योर आंसर्स शुड बी टू द पॉइंट एंड रेलिवेंट टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट इज नो प्लेस फॉर योर ओन ओपिनियंस। कई बार जिस टॉपिक को लेकर वो पैसेज दिया हुआ है उस टॉपिक के बारे में हमारी कुछ प्रायर नॉलेज होती है। हमें लगता है कि ये होना चाहिए इसका आंसर, और हम पैसेज से, राइटर से कॉन्टेक्स्ट की बात ना करके अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हमारा अपने ओपिनियंस कोई महत्व नहीं रखते। सो ऑलवेज आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। नेक्स्ट इज डोंट बी इन हेस्ट। हमारे पास 3 आवर्स का टाइम होता है। आप इससे अच्छा कि 2 घंटे 30 मिनट में पेपर देके घर चले जाएं, या 2.25 घंटे में पेपर देकर चले जाएं, इससे अच्छा है कि आप कॉम्प्रिहेंशन वाले पैसेज पर अच्छा सा समय लगाएं, उसकी 2 to 3 रीडिंग्स करें और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर इत्मीनान से, आराम से दें। डोंट बी इन हेस्ट, एज हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट से कुछ नहीं होता, उससे हम सही आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाते। सो गिव ड्यू टाइम टू द पैसेज, टू द रीडिंग ऑफ द पैसेज, एंड देन आंसर द क्वेश्चंस। डोंट बी पैनिक्ड ऑफ न्यू और डिफिकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस इन द पैसेज। पैसेज में यदि आपके लिए बहुत सारे नए या डिफिकल्ट वर्ड्स या फ्रेजेस हैं, तो आपको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन वर्ड्स का मीनिंग हम कॉन्टेक्स्ट से निकाल लेंगे। जब आप एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस रीडिंग की करेंगे तो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग फाइंड आउट करना सीख जाएंगे, एंड इट विल बी हेल्पफुल टू सॉल्व द पैसेज। नेक्स्ट इज डोंट कॉपी एंड पेस्ट द सेंटेंसेस एज इट इज। कई बार स्टूडेंट्स एज इट इज सेंटेंसेस को क्वेश्चंस के नीचे आंसर्स के रूप में कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जिसे हमें अवॉइड करना है। यूज योर ओन लैंग्वेज। आंसर द क्वेश्चंस इन योर ओन लैंग्वेज एंड इन फुल सेंटेंसेस। डोंट फॉलो कॉपी पेस्ट रूल, दिस इज डेंजरस। नेक्स्ट इज नो एडिशनल इंफॉर्मेशन। Answers must be to the point. No additional information is required while answering the questions following the comprehension passage. इस प्रकार से यदि आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, ये चीजें नहीं करेंगे और जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं उनको करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स while answering the questions of a comprehension passage. इस प्रकार से आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को रीडिंग स्किल से अलग कतई ना समझें। हम हमारी टेक्स्ट बुक से, मेन कोर्स बुक से या सप्लीमेंट्री बुक से प्रतिदिन लेसन्स, पोएम्स, स्टोरीज, प्लेज पढ़ते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉम्प्रिहेंशन। उनके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के हम आंसर्स देते हैं, नोटबुक्स में लिखते हैं, याद करते हैं। वो क्या है? दैट इज ऑल्सो कॉम्प्रिहेंशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कॉम्प्रिहेंशन एंड दैट कॉम्प्रिहेंशन? वो पाठ
हमारे द्वारा पढ़ा हुआ होता है, दैट इज सीन पैसेज, दैट इज सीन टेक्स्ट, बट दिस इज अनसीन टेक्स्ट। बहुत ही रेयर चांसेस हो सकते हैं कि हमने कभी ये पैसेज पढ़ा हुआ हो। दिस इज अनसीन, हमने कभी देखा नहीं है। इस प्रकार से अगर आप उन लेसन्स की तरह से ही इसको पढ़ें और अपने दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स उस टेक्स्ट में से फाइंड आउट करें, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली। इस प्रकार से आप अगर अच्छी प्रैक्टिस यदि बहुत सारे पैसेजेस की करेंगे तो यू विल हैव ए वेरी गुड कमांड ओवर रीडिंग स्किल। अब हम इसके एक डेली लाइफ में इसकी उपयोगिता के बारे में थोड़ी बात करें। रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू अंडरस्टैंड वट एवर यू हैव रेड और वट एवर यू हैव लिसन्ड टू। मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, कोई एक आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई अनसीन टेक्स्ट पढ़ते हैं या किसी स्पीकर को सुनते हैं, तो आपने उसको पढ़कर और सुनकर क्या समझा? कैन यू एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स? दैट इज नोन एज कॉम्प्रिहेंशन। हमें लाइफ में बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे लेटर्स, न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। उससे हमें रीडिंग स्किल को डेवलप करना है और दिए हुए टेक्स्ट का मीनिंग, उसकी थीम, जनरल आइडिया और वैल्यू पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। इसीलिए हमें कॉम्प्रिहेंशन और अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। अक्सर गर्मी की छुट्टियों में या सर्दी की छुट्टियों में हमारे पास कुछ समय होता है। उस समय मैं अक्सर कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, नोट मेकिंग और दूसरी राइटिंग्स बच्चों को होमवर्क के रूप में देता हूं। आप उस समय का सदुपयोग करते हुए सोल्व वन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज डेली to have a good command over the solution of comprehension passages, either seen or unseen. Now, we are in the next video, we shall take a sample paragraph, a sample comprehension passage. We shall read the passage thoroughly as we have discussed, and we shall answer the questions that follow one by one in detail. Thank you very much.